सभी साथियों मेरा नमस्कार। मैं मनीष राणा आज आपके बीच में फिर से एक आपको अच्छी खुशखबरी दे दूं मैं कि आज से हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल अर्थात इंडियन जियोग्राफी। देखिए साथियों, जैसो कि आपको पता है कि आज हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम रखा है राइफल बैच। कौन सा बैच रखा है? राइफल बैच। अभी देखिए क्या है राइफल बैच की विशेषता क्या है बेटा। देखो बैच का नाम क्या है? राइफल बैच। कौन सा बैच है? राइफल बैच। और आज से हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। कौन सा भूगोल पढ़ेंगे? भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। और एसएससी जीडी में सिलेक्शन देने वाला आपका साथी बाबा बचीरनाथ की क्लास रहेगी ये, और मैं आपका साथी मनीष राणा आपके बीच में भारतीय भूगोल का इतना अच्छा वर्णन लेकर आऊंगा जिससे कि आपका एसएससी जीडी में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और ऐसी रणनीति हम पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा और बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारा ज्ञान मिले, वो पढ़ेंगे। देखिए एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती है उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है और आपको भी इस तरह सीना ताने हुए आगे खड़ा रहना है खाकी वर्दी के साथ। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर देना। अभी शुरू करते हैं अपन नया टॉपिक। तो आपका मनीष राणा फिर से आपके बीच में लेकर आया है। देखिए क्या है, देखिए पहला हम पहले पढ़ेंगे कि सिलेबस में क्या है अपने भारत के भूगोल में। सिलेबस में क्या है भारत के भूगोल में, तो पहले वो पढ़ते हैं। तो सुनना साथियों, सिलेबस में अपने क्या है। देखिए क्या है, एक तो भारत का सामान्य परिचय है। कौन सा परिचय है? सामान्य परिचय है भारत का। सामान्य परिचय का मतलब क्या है कि अपना जो भारत है, भारत का अक्षांश देशांतर कहां से कहां तक कितना है। इसके बाद में सामान्य परिचय में पढ़ेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने इसी के साथ में किन देशों के साथ सीमा लगती है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे की चर्चा रहेगी हमारे भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी, कि भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश है उनको पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। कौन सा स्वरूप? भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे कि भारत का विभाजन किन किन क्षेत्रों में हुआ, पहाड़ों में, पठारों में, मैदानों में, हिमालय की पहाड़ियों में, है ना, इसी के साथ में तटीय प्रदेशों में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब नदियां, झील, नहरें। और इसी के साथ में हम आगे पढ़ेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जिस तरह भाखड़ा नागल परियोजना होगी, ऐसी खूब सारी परियोजनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद में भारत की जलवायु पढ़ेंगे कि भारत में जलवायु किस तरह की कैसी है, पछुआ पवने कहां से चलती है, विषुवत पवने कहां से चलती है, व्यापारिक पवने कैसे और कहां चलती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियां। भारत की प्रमुख मिट्टियां, भारत की प्रमुख मिट्टियां, जिस तरह बलुई मिट्टी, जिसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ऐसी खूब सारी मिट्टियां पढ़ेंगे। इसके बाद में भारत की प्रमुख कृषि, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किस तरह से है, कृषि एक मानसून का जुआ है, किस तरह से वो पढ़ेंगे। जिस तरह गेहूं हो गया, कपास हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज एवं उद्योग संसाधन। खनिज के संदर्भ में जिस तरह तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर, है ना, ऐसे खूब सारी धातुएं पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे। इसके बाद में उद्योग के जो संसाधन है वो पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो सेक्टर है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में ऊर्जा संसाधन अर्थात कोयला से किस तरह एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी के साथ में आगे बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक जो वनस्पति है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे परिवहन अर्थात कौन से दर्रे हैं, कौन से राजमार्ग है, नेशनल कौन कौन से दर्रे हैं, किन से व्यापार चलता है अपना, किन से काम चलता है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में भारत की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी जनजातियां जिनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पढ़ेंगे। इसके बाद में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में किसके अनुसार कितनी है वो पढ़ेंगे। और आगे चर्चा करते हैं साथियों, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चर्चा करते हैं साथियों, जैसा कि आपको पता चला हो कि भारत के भूगोल में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं हम, जो कि क्या है, विश्व का भूगोल। आपके एसएससी जीडी में विश्व का भूगोल भी दे रखा है, हम उसको भी पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में भूगोल कैसा दिखता है, किस तरह से भूगोल का वर्णन हुआ, ब्रह्मांड के अनुसार पढ़ेंगे। इसके बाद में हम सौरमंडल पढ़ेंगे। इसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना वो कैसी है, किस तरह से वो पढ़ेंगे। इसके बाद में विभिन्न स्थलाकृतियां पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह से कौन सी स्थलाकृति है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में महाद्वीप पढ़ेंगे,
एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जितने भी महाद्वीप है वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद में जल मंडल पढ़ेंगे, अर्थात विश्व में जो समुद्र, महासागर है ना, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में वायुमंडल पढ़ेंगे, अर्थात वायु का तापांतर कैसा है, किस तरह से, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में भारत के प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे। भारत के विश्व में जो प्रमुख पर्वत है, पठार है, वनस्पति जो है वो रहेगी, मरुस्थल रहेंगे, झील रहेगी, जल संध्या रहेगी और घास के मैदान रहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या साथियों? जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहले हमने पढ़ा था, देखिए साथियों, पहले हमने पढ़ा है भारत का सामान्य परिचय, इसके बाद में पड़ोसी देश, इसके बाद में भौतिक स्वरूप, इसके बाद में अपवाह तंत्र, इसके बाद में उद्देश्य परियोजनाएं, इसके बाद में जलवायु, इसके बाद में मिट्टियां, इसके बाद में कृषि, अर्थात अगर बात करूं मैं तो आगे खनिज, उद्योग संसाधन जो है वो पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन, जनजातियां और जनगणना, अर्थात पॉपुलेशन भारत की कितनी है 2011 के अनुसार, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में विश्व में हमने देखा था कि ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, विभिन्न स्थलाकृतियां, महाद्वीप, जलमंडल, वायुमंडल, पर्वत, पठार, मरुस्थल, झील, जल संध्या और घास के मैदान, हम विश्व के भूगोल में ये पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा भूगोल कराऊंगा, चाहे वो भारत का हो या विश्व का हो, पूरी एक एक बातें देंगे हम। इसके बाद में भारत का इतिहास भी मैं ही कराऊंगा और भारत की कला और संस्कृति भी मैं ही कराऊंगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चर्चा करते हैं, वो सुनो साथियों। अब हम पढ़ते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार किस तरह से कैसा है, उसकी चर्चा करते हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार पढ़े उससे पहले एक बात जरूरी है, वो सुनना साथियों। वो क्या है? देखिए साथियों, पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि जो भूगोल है, क्या बेटा, भारत का भूगोल। देखिए साथियों, भारत का भूगोल जो है उसकी चर्चा करते हैं पहले, कि भारत के भूगोल की अगर बात करें तो वो कैसा है, किस तरह से है, वो पढ़ते हैं पहले साथियों। तो जैसा कि आपको पता हो कि भूगोल, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जियोग्राफी कहते हैं। जियो का मतलब होता है बेटा पृथ्वी। क्या होता है बेटा? पृथ्वी। और बेटा इसी के साथ में ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। क्या होता है बेटा? वर्णन होता है। क्या होता है? वर्णन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अर्थात अगर मैं बात करूं, वर्णन भी बोल सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं अध्ययन। क्या कह सकते हैं साथियों? अध्ययन भी कह सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? जियो का मतलब हुआ बेटा पृथ्वी और ग्राफी का मतलब हुआ वर्णन या अध्ययन। और पृथ्वी का आपको पता हो तो बेटा इसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं और इसी के साथ में बेटा अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? स्टडी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अर्थात अर्थ की स्टडी ही क्या कहलाता है बेटा? भूगोल कहलाता है। अर्थात अपन पृथ्वी का क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे साथियों? अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, वो क्या है साथियों, कि बेटा जो जियोग्राफी है, कौन सा बेटा? जियोग्राफी जो है वह शब्द किसने दिया? वह शब्द किसने दिया? तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट यह बात शेयर कर दे पहले कि जो सर करवा रहे हैं वह पूरा SCCGD में छपा हुआ मिलेगा और इसी के साथ में जो करवाएंगे वो परमानेंट स्टिकली होगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा जो शब्द जो है वो किसने दिया? तो एरोटोस्थनीज ने दिया था। एरोटोस्थनीज ने दिया था। एरोटोस्थनीज ने यह शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया था? जियोग्राफी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं। कि जियोग्राफी के बापूजी कौन है बेटा जी? तो जियोग्राफी के बापूजी कौन है बेटा? तो जियोग्राफी के बापूजी है एरोटोस्थनीज है। और यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल इजी है कहानी, कोई बड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। छोटी सी बात है कि भारत के भूगोल की अगर चर्चा करते हैं तो भारत के भूगोल, जिसे इंडियन जियोग्राफी भी कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? इंडियन जियोग्राफी कहते हैं।
इंडियन जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ बेटा, भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल जो है, इसके अंदर अगर भूगोल का नाम मिलता है तो भूगोल जो है उसे अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी को हमने दो भागों में बांटा। जियो का मतलब हुआ बेटा पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब हुआ वर्णन करना या अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। और भूगोल अर्थात जियोग्राफी जो शब्द है वह किसने दिया बेटा, एरोटोस्थोनीज ने दिया था, जिसे बेटा भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, आगे चर्चा करें क्या, तो बिल्कुल आगे चर्चा करते हैं साथियों। अभी देखिए क्या है वो पढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा, देखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार में अगर देखें, भारत की स्थिति एवं विस्तार में अगर देखें बेटा, तो देखना साथियों, जैसा कि आपको पता है, दिख भी रहा होगा आपको कि यह जो है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है वह यह रहेगी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा रहेगी, है ना। देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहां पर लिख भी सकते हैं, ये कौन सी रेखा होगी बेटा, भूमध्य रेखा होगी। इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं, तो ये रही बेटा 23.5 डिग्री, ये कौन सी रही बेटा, 23.5 डिग्री। देखिए साथियों, ये होगी 23.5 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में जो है इसे कहते हैं बेटा मकर रेखा। कौन सी रेखा बेटा जी, मकर रेखा कहते हैं। और अगर चर्चा करते हैं बेटा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो जो 23.5 डिग्री जो है बेटा, यह कहलाती है बेटा कर्क रेखा। कौन सी रेखा साथियों, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है इसे भी कितने डिग्री में मापा गया बेटा, 23.5 डिग्री, जिसे बेटा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अभी यहां तक बात समझ में आ गई क्या, तो इस मैप में आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात मिलती है, सॉरी बेटा, सॉरी, कर्क रेखा हम यहां से नहीं लेंगे, कर्क रेखा तो यहां से निकली है बेटा, ये रही कर्क रेखा, तो ये रही, है ना। अभी देखिए क्या हुआ बेटा, आगे चर्चा करते हैं। और सॉरी, ये जो है रेखा, इसको भी अपन ऊपर देख दे थोड़ा सा, ये रही बेटा मकर रेखा। अभी देखिए क्या होता है बेटा, इस बात से ये तो सिद्ध है कि जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा साथियों, कर्क रेखा जो है वह भारत को दो भागों में बांटती है, भारत को दो भागों में बांटती है। उससे पहले अपन कुछ नई बातें पढ़ते हैं, तो सुनना साथियों, सुनना। क्या है कि अपन जब भारत के भूगोल में पढ़ते हैं, भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में नई बातें क्या मिलती है पहले वो पढ़ते हैं साथियों। तो जैसा कि आपको पता हो कि ये है आपका ग्लोब बेटा, ये क्या है, ग्लोब है। और ग्लोब जो है इसके अंदर भारत कहां पर है, यह महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने देखा कि बीच से जो रेखा कटी उसे हमने क्या नाम दिया, भूमध्य रेखा दिया। क्या दिया बेटा, भूमध्य रेखा नाम दिया। और हमने भारत कहां देखा साथियों, तो हमने भारत कहां देखा था, हमने भारत यहां देखा, यहां पर भारत देखा हमने। तो ये तो कंफर्म हुआ कि भारत जो है वह क्या है बेटा, भूमध्य रेखा से ऊपर है, भूमध्य रेखा से ऊपर है। और कौन से गोलार्ध पर है बेटा, तो ये है बेटा उत्तरी गोलार्ध पर। कौन से गोलार्ध पर साथियों, उत्तरी गोलार्ध पर। और बेटा जो भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो क्षेत्र कहलाता है वह कहलाएगा बेटा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध साथियों, दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई क्या। इसके साथ में आपको नई बातें और बता देता हूं। क्या होता है बेटा कि यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है वो कैसा होता है वो बताता हूं। तो जिस तरह बेटा क्या हुआ
कि जो भूमध्य रेखा इसके दक्षिण के क्षेत्र में जाते हैं हम, तो यह जो बेटा लेटी हुई जो रेखा है, अर्थात इसे हम क्या नाम देंगे बेटा, अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा साथियों, अक्षांश रेखा नाम देंगे। अक्षांश रेखा का काम क्या है बेटा, यह दूरी तय करता है। आपको अगर पूछे कि दूरी तय करने का काम किसका होगा, तो वह अक्षांश का होगा, जबकि समय तय करने का काम किसका होगा बेटा, तो देशांतर का होगा। अभी देखिए क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन क्या बनता है वह सुनो ध्यान से, कि बेटा उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है कि नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्वेश्चन ही ऐसा बनेगा कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में उपयुक्त में से किसी में भी नहीं, तो बेटा किस में रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आगे वाला फिर से सुनो क्वेश्चन। ये तो कंफर्म हुआ कि भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है वो सुनो ध्यान से। देखिए बेटा, यह जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। अर्थात इधर वाला क्षेत्र ये तो होता है बेटा पश्चिम, यह क्या होगा बेटा पश्चिम, और ये जो क्षेत्र है यह क्या कहलाएगा बेटा पूर्व। अर्थात ये तो कंफर्म हुआ कि यह जो दिशा है वो कौन सी है बेटा, पूर्व है, और यह कौन सी है बेटा, पश्चिम है। बिल्कुल इजी है बेटा। देखिए ऊपर जो रहेगा वो उत्तर रहेगा, नीचे जो रहेगा वो दक्षिण रहेगा, और इधर वाला बेटा हमेशा पूर्व रहेगा, और राइट हैंड हमेशा पश्चिम की ओर रहेगा। चाहे बेटा मानचित्र आपका कहीं पर भी हो, कंफर्म है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व पश्चिम। देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बेटा? आगे चर्चा करते हैं फिर बेटा। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बनता है वह इंपॉर्टेंट है। यह बेटा पृथ्वी भी है, इसे विश्व का नाम भी दिया जाता है साथियों। इसी के साथ में आगे चर्चा करें तो बेटा क्या है कि आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा नया, तो वो सुनो ध्यान से, कि अगर आपसे पूछे भारत स्थित है विश्व के अनुसार तो कौन सी दिशा में होगा बेटा, तो उत्तर और पूर्व दिशा में। यहां तक साथियों आपको बात समझ में आई क्या? इसी के साथ में आपको नई बातें बताता हूं, वो भी सुनो साथियों। वो क्या है कि ये तो था अपने विश्व के अनुसार। अगर आपको पूछे बेटा ग्लोब के अनुसार, तो बेटा हमेशा से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के मध्य अपना क्या रहेगा, भारत रहेगा। बिल्कुल इजी कहानी है ना, कोई बड़ी कहानी नहीं है। इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं। अक्षांश रेखा जो होती है बेटा, एक अक्षांश ऊपर वाला हुआ और एक इससे ऊपर वाला हुआ, अर्थात 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर वाली अक्षांश कौन सी रहेगी, 1 डिग्री अक्षांश रेखा। अब अगर आपको पूछे कि इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो उसे बेटा क्या कहेंगे, कटिबंध जोन कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे बेटा जी, कटिबंध जोन कहेंगे। अर्थात अगर आपको पूछे सर जी कटिबंध ही क्या होता है, कटिबंध जोन तो हमने समझा कि कटिबंध जोन क्या होता है, दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध जोन कहते हैं। और कटिबंध जोन जो होगा, कटिबंधों का निर्धारण ही कटिबंध जोन कहलाता है। और कटिबंधों का निर्धारण कौन कर रहा है बेटा, अक्षांश कर रहा है। अक्षांश ही क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि अक्षांश अपना काम क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। इसी के साथ में अगर मैं देशांतर का नाम लेता हूं तो वो आपको याद दिलाता है कि भाई साहब सुबह के 5 बज गए, उठ जाओ। अर्थात देशांतर का काम है समय का। क्या काम है बेटा जी, समय का काम है। ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाला उत्तरी क्षेत्र रहेगा, वो रहेगा बेटा 90, अर्थात 90 डिग्री रहेगा। अंत तक जाएंगे तो 90 डिग्री, और नीचे वाला क्षेत्र भी, क्योंकि हमने बेटा बीच की रेखा काटी है, तो ये भी कंफर्म है कि ऊपर की जो अक्षांश रेखा 90 है, वही बेटा नीचे कितनी रहेगी, 90 रहेगी। परंतु 0 डिग्री को हमने 2 बार गिना, अर्थात अक्षांश रेखा कुल कितनी हो जाएगी साथियों, 179 डिग्री हो जाएगी। अर्थात कितनी रेखाएं कुल हो जाएगी, 179 हो जाएंगी। इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं। तो बेटा अगर भारत का नाम मिलता है तो बहुत ही अच्छा नाम मिलता है कि वास्तव में भारत अपना क्या है बेटा, महान है। क्या है बेटा जी, महान है। और इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं। तो भारत का नाम मिलने में बहुत खुशी होती है, किस तरह से होती है तो वह पढ़ते हैं। तो क्या बेटा आपको यहां तक बात समझ में आई क्या? मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अभी आगे चर्चा करते हैं। वो क्या है बेटा जी, कि जो अक्षांश रेखा जो है
अक्षांश रेखा जो है वो कुल कितनी है बेटा 179, अर्थात कटिबंध जोन क्या है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र ही कटिबंध जोन कहलाएगा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भारत अपना विश्व में स्थित है उत्तर पूर्वी दिशा में। अगर आपको गोलोब का पूछे तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है, और अगर आपको बेटा देशांतर के रूप में पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में, और अगर आपको अक्षांश के रूप में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको, तो बिल्कुल एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों को यह भी लगे कि हाँ हमें भी समझ में आ रहा है और आगे आने वाले बच्चों को भी समझ में आए, क्योंकि जरूरत सिर्फ आपको नौकरी की नहीं है, जरूरत उन बच्चों को भी है कि वो है गरीब है, उनकी भी क्या हो, बेरोजगारी दूर हो। तो आगे चर्चा करते हैं साथियों, वो क्या है। अभी देखिए अक्षांश के लिए मैंने मैप लेकर आया हूं, मैं देखिए वो सुनना कि भारत की स्थिति और विस्तार में अगर मैप देखे अक्षांश का तो किस तरह से अभी हमने पढ़ा वही कहानी है। यह 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये देखिए 0 डिग्री चल रही है ना बेटा, 0 के बाद में ये 15 हुई, और इसके बीच में यहां से देखें तो हमें निकलती है 23.5 डिग्री, जो कि क्या रहेगी बेटा अपनी कर्क रेखा रहेगी। तो उससे पहले आपको और भी बातें बता दूं कि भारत जो है हम उसको दो भागों में पढ़ेंगे, पहला तो क्षेत्रफल के अनुसार और दूसरा क्या पढ़ेंगे जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या में भारत टॉप में आ चुका है, जबकि पहले कितना था 121 करोड़ था, और वर्तमान में क्या हो चुका है अब तो अरबों में पहुंच चुका है। वो भी पढ़ेंगे किस तरह से हुआ, वो भी रीजन ढूंढेंगे। और इसी के साथ में अगर आगे बात करें क्षेत्रफल की तो भारत का क्षेत्रफल बेटा 7वां स्थान मिलता है क्षेत्रफल में, जबकि सबसे बड़ा क्षेत्र तो रूस का मिलता है और 3 नंबर पर चाइना का मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बेटा जी? अभी देखिए क्या है, हमने लिख भी दिया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है। अभी हम पूरी डाटा पढ़ते हैं, वो है क्या पढ़ेंगे वह सुनना साथियों। तो आगे चर्चा करते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अभी आगे सुनो। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जो भारत जो है क्या है साथियों, भारत जो है वह कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में साथियों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थित है बेटा जी, भारत स्थित है। और उत्तरी अक्षांश जो है वह कितना रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश तक स्थित है भारत। अक्षांश की बात कर रहा हूं बेटा जी, अक्षांश जो वो कहां से कहां तक है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक स्थित है अपना भारत। यह मैं बात कर रहा हूं उत्तरी गोलार्ध की बेटा जी। अगर मैं बात करूं बेटा भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में कहां स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में कहां स्थित है अपना भारत, तो उसकी चर्चा करें तो अगर बात करें 68.7 डिग्री से 68.7 डिग्री से 97.025 डिग्री, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है अपना पूर्वी देशांतर है। क्या यहां तक बेटा जी बात समझ में आ गई क्या? क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आगे चर्चा करें क्या? आगे चर्चा करें क्या? आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, जो संपूर्ण भारत जो है ना वह संपूर्ण भारत जो है उसकी चर्चा करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है उत्तरी अक्षांश में स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आगे चर्चा करते हैं, वह क्या है। तो अपने एक नई बात मिलती है, वो क्या है कि भारत का सरजी क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो वह कितना मिलेगा हमें 82,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। परंतु अगर आपको पता हो तो अभी कुछ समय पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि उससे पहले अगर बात करें तो हमारे धारा भी लगी थी, आप याद कीजिएगा, वो सर आपको पॉलिटी में बता देंगे। परंतु मैं आपको सीधा बताऊं तो अपने पास भारत के क्षेत्रफल का नया डेटा भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है बेटा? नया डाटा मिल चुका है। तो नया डाटा क्या है? नया डाटा का मतलब है अपने पास नए आंकड़े भी भारत के क्षेत्रफल के प्रति आ चुके हैं, क्योंकि अब हमारा लेह लद्दाख भी क्या हो चुका है? अपने क्षेत्र में आ चुका है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि हमारा जो क्षेत्र है इसका विस्तार क्या हुआ है? बड़ा है। और वह कितना हो गया बेटा? तो वह हो गया 32,87,469 किलोमीटर, 469 वर्ग किलोमीटर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो क्या था कि 32,87,469 किलोमीटर अपना क्या था? नया डाटा मिला है। अभी देखिए अच्छी बात क्या है बेटा इसमें? अच्छी बात क्या है? वह अपडेट जरूरी है। उसका नाम मिलता है बेटा लद्दाख। क्या नाम मिलता है? लेह लद्दाख। लद्दाख अपने क्या हुआ? अभी केंद्र शासित प्रदेश जो बना है, अभी वर्तमान में अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं नए डाटा की, तो हमें याद रखना है 32,87,469 किलोमीटर। जबकि हमारा जो पिछले वाला जो डाटा था, अर्थात जो अपना वास्तव में क्षेत्रफल दर्शाता है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आगे चर्चा करते हैं। जो अपना भारत जो है, भारत जो देश है अपना, उसकी बात करें तो वो सुनना साथियों, वो क्या है? भारत देश के प्रति बात करें, देखिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत जो है बेटा, भारत भारत वास्तव में कहते हैं कि भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? सातवां। तो सर जी सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए नंबर 1 पर आता है ब्राजील। कौन सा आता है? ब्राजील आता है। कौन सा आता है साथियों? ब्राजील आता है। सॉरी, ब्राजील कैसे आएगा? रूस आएगा पहले। पहले कौन सा आएगा? रूस आएगा। कौन सा आएगा? रूस आएगा। दूसरा आता है बेटा कनाडा। कौन सा आता है? कनाडा। तीसरा जो आएगा वह चीन आएगा। देखिए बेटा, पहला आता है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन और चौथा अमेरिका। कौन सा आएगा साथियों? अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है। और इसके बाद में पांचवा जो आता है वह आता है ब्राजील। क्या आएगा? ब्राजील। देखिए मतलब पहली रैंक जो है वह रूस की है। रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर बात कर रहा हूं मैं, भारत नहीं सॉरी, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश तो आता है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अगर अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है, यूएसए पूरा नाम मिलता है। इसके बाद में पांचवा जो मिलता है ब्राजील मिलता है, और छठा मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सातवां सबसे बड़ा देश मिलता है अपना भारत। आपको ज्यादा याद नहीं रखने हैं, तीन देश ही याद रखने हैं। सबसे बड़ा है रूस, दूसरा कनाडा और तीसरा चाइना। अंतिम रखना है तो आपको सीधा पूछेगा कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार देश का हिस्सा देश में कौन सा स्थान विश्व में कौन सा स्थान रखता है? सातवां रखता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको पूछे विश्व में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बेटा इसका क्षेत्रफल है 2.42%। कितना है बेटा जी? 2.42%। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो अगर आपको पूछे विश्व में भारत की विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या है, कितने प्रतिशत क्या है बेटा जी? जनसंख्या है, तो वह है बेटा जी 18%। कितने प्रतिशत बेटा जी? 18%। इसी के साथ में आगे बात करते हैं। तो इसका विस्तार अभी मैंने बताया कि
अपने उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, जिसे उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी कहा जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि भारत जो है वह कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भारत जो है वो कितने डिग्री देशांतर पर है। देशांतर भी वही कहानी रहेगी, अपन उसकी भी हेडिंग लगाएंगे, परंतु उससे पहले यह चर्चा करनी है कि विश्व में अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे बड़ा देश आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है चीन, चौथा आता है अमेरिका, पांचवा आता है ब्राजील, छठा आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवां आता है अपना खुद का भारत। मेरा भारत क्या है, महान है। इसके बाद में विश्व में क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार तो भारत का हिस्सा कितना है बेटा जी, 2.42% है। कितना है, 2.42%। इसी के साथ में अगर देखा जाए, या आप 2.42% या ऐसे भी बोल सकते हैं, 2.42% भी कहा सकते हैं। इसके साथ में भारत का जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्सा मिलता है, तो 18% मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, आगे चर्चा करें क्या, आगे चर्चा करें क्या। अभी देखिए थोड़ी सी जनसंख्या की बात कर लेते हैं, अभी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या की अगर बात करते हैं उससे पहले अपन एक दो बातें और पढ़ लेते हैं। देखिए जनसंख्या अगर देखते हैं तो 2011 का ही आंकड़ा चलेगा अपना। मैंने आपको कहा था कि जनसंख्या अपन 2011 की जो जनगणना है उसको अपन अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, परंतु फिर भी अगर जनसंख्या का नाम मिला है तो हम चर्चा कर लेते हैं कि जनसंख्या जो है वह कितनी है बेटा। विश्व में जनसंख्या 17.5% है। भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व के प्रति कितनी है, 17.5% क्या है, जनसंख्या है। 17.5 का मतलब अभी हमने चर्चा की 17.5, या कितनी हो सकती है बेटा जी, 18%। दोनों की एक ही बात है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्षेत्रफल में देखा जाए तो कौन सी रैंक रहेगी बेटा जी, 7वीं रैंक रहेगी। कौन सी रैंक रहेगी, 7वीं रैंक रहेगी। और अगर अपन जनसंख्या देखते हैं तो 17.5 या 18% जनसंख्या भी मिलती है। आगे चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो आगे वाली सुनिए, ये अपना भारत का मानचित्र आया। किसका मानचित्र है ये, भारत का राजनीतिक मानचित्र है ये। भारत की बात कर रहा हूं मैं बेटा जी, तो भारत का मानचित्र, उसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिएगा अभी हमारे जो क्षेत्र मिला है वह कौन सा मिला है, लेह लद्दाख मिला है ना। कौन सा मिला है, लेह लद्दाख, ये क्षेत्र ही तो मिला है। अभी देखिए ये क्षेत्र मिला है। भारत को अपन कुछ क्षेत्रों में बांटेंगे जिसका नाम हमें मिलता है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप उसकी अपन अलग चर्चा करेंगे, परंतु एक बार अपन भौतिक स्वरूप अर्थात भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक बार अपन लंबाई चौड़ाई देखेंगे, भारत में कहां तक हिस्सा है, किसका कितना का, वो चर्चा करेंगे। तो भारत की अगर बात करते हैं तो बेटा जी पहले नाम याद रखना क्या है, तो पहला हमें नाम याद रखना है कि भारत में कुल राज्य कितने हैं। भारत में कुल राज्य कितने हैं, तो बेटा जी कुल राज्य हैं 28। और अगर अपन बात करते हैं यूटी अर्थात अपन बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश की, तो यह बेटा केंद्र शासित प्रदेश है आपके 8। कितने बेटा जी, 8 है। 8 कौन कौन से हैं, तो पहले भी आपको बता दिया था, अभी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो पहला तो है दादर नागर हवेली, दूसरा दमन एवं द्वीप, 2 हो गए। तीसरा बेटा अपने नाम मिलता है ये रहा पुंदुचेरी, 3 नंबर। 4 नंबर मान मिलता है बेटा अंडमान निकोबार। 5 नंबर नाम मिलता है लक्षद्वीप। और 6 नंबर नाम मिलता है बेटा जी आपके 6 नंबर नाम मिलता है आपके बेटा लद्दाख। 7वां नाम मिलता है दिल्ली। और 8वां नाम मिलता है बेटा चंडीगढ़। ये रहा दिल्ली और ये रहा चंडीगढ़। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अपने क्या है, यह अपने केंद्र शासित प्रदेश है। नाम लिखना चाहते हो तो नाम भी लिख सकते हो, लिख लेते हैं नाम, दिक्कत न हो। पहला दिल्ली लिख लीजिए जो अपनी भारत की क्या है, राजधानी भी है। दूसरा बेटा चंडीगढ़ लिख लीजिए, चंडीगढ़ जो राजधानी है बेटा जी 2 राज्यों की है, पंजाब और हरियाणा की। 3 नंबर में अगर देखे बेटा जी तो लद्दाख है। 4 नंबर में देखे बेटा जी लक्षद्वीप है। 5 नंबर में देखा जाए बेटा जी तो अंडमान निकोबार है।
5 नंबर हो गया। और इसके बाद में बेटा जी 6 नंबर देखा जाए तो 6 नंबर अपना क्या रहेगा बेटा जी? तो 6 नंबर अपना रहता है पुडुचेरी। 7 नंबर कौन सा रहेगा फिर बेटा? ये रहा दादर नागर। दादर नागर हवेली। और 8वां रहता है आपका दमन द्वीप। क्या रहेगा? दमन द्वीप। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये थे अपने केंद्र शासित प्रदेश। आगे चर्चा करते हैं बेटा। तो ये क्या है अपने कुछ देश कुछ अपने राज्य हैं, उनकी चर्चा करते हैं। उनको सुनना साथियों थोड़ा सा। देखिए क्या है बेटा जी, जिस तरह अपना जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी है श्रीनगर। क्या है बेटा जी? श्रीनगर है। इसके बाद में अपन देखते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। दिल्ली खुद केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। हिमाचल प्रदेश की है शिमला। और लद्दाख की है लेह। और इसके बाद में आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिहार के बेटा पटना, झारखंड की है रांची, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल के कोलकाता। और इसके बाद में बेटा अपन बात करते हैं सिक्किम की, सॉरी असम की, तो बेटा दिसपुर है ना। और इसके साथ में बेटा मेघालय के है शिलोंग। और इसी के साथ में बेटा नागालैंड की है कोहिना। और इसी के साथ में मणिपुर की है महफुल। और इसके साथ में मिजोरम की है इजवाल। और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश की है बेटा ईटानगर। इसके साथ में आगे चर्चा करते हैं बेटा मध्य प्रदेश की है भोपाल, राजस्थान की है जयपुर, गुजरात की है गांधीनगर। और बेटा महाराष्ट्र की है मुंबई। और इसके साथ में आगे बात करते हैं बेटा जी तो अपने गोवा की है पणजी। और इसके साथ में बेटा कर्नाटका की है बेंगलुरु। और इसके साथ में बेटा आंध्र प्रदेश की है अमरावती। और बेटा तेलंगाना की है हैदराबाद। और बेटा छत्तीसगढ़ की है रायपुर। उड़ीसा की है भुवनेश्वर। और इसके साथ में आगे चर्चा करते हैं बेटा तो बेटा ये आता है नाम आपके तमिलनाडु, जिसकी बेटा राजधानी है चेन्नई। और इसके साथ में बेटा अगर बात करते हैं केरल की तो केरल की रहेगी बेटा तिरुवनंतपुरम, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि किस भारत जो है उसकी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो अपने बेटा अपन चर्चा करते हैं। तो ये रहा बेटा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान। इसके साथ में बेटा चर्चा करते हैं श्रीलंका की। इसके साथ में आगे चर्चा करते हैं बेटा ये रहा बेंगलुरु, बांग्लादेश। इसके बाद में बेटा म्यांमार। इसके साथ में आगे चर्चा करते हैं भूटान की, नेपाल की और चाइना की। कितने हो गए बेटा जी? 1 2 3। और यहाँ पर रहा आपके 4, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। मतलब कितने देश के साथ सीमा लगती है भारत की बेटा जी? तो वह कितने देश के साथ सीमा लगेगी? तो 9 देश के साथ क्या लगेगी बेटा? भारत की सीमा लगेगी। कौन कौन से देश है उनकी चर्चा करते हैं फिर से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि आगे चर्चा करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अभी आगे सुनना, आपको नई बातें बताता हूँ वो सुनना ध्यान से। देखिए क्या है, हमने अभी पढ़ा कि जो भारत जो है इसके साथ कितने राज्य की सीमा, राज्य के भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। इसके हमने राजधानियां भी पढ़ी है। इसके बाद में इनके केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नागर और दमन द्वीप। इतने क्या है इसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं तो भारत की सीमा 9 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से के साथ? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और इसी के साथ में श्रीलंका। और कौन सा रह गया? बस इतने ही इनकी सीमा लगती है। ज्यादा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। डाटा बहुत ही छोटा है। आगे चर्चा करते हैं अभी। वो क्या चर्चा है वो सुनना ध्यान से बेटा जी। तो अपन पहले तो ये पढ़ते हैं कि इनकी सीमा किसकी कितने के साथ लगती है ना। ये भी महत्वपूर्ण है। परंतु उससे पहले आपको मैं सीधा ही लिखवा देता हूं कि भारत जो है इसके अगर देखिए अपन बेटा उत्तर से दक्षिण तक, देखिए इसकी उत्तर से दक्षिण तक अगर देखते हैं लंबाई कितनी है बेटा? तो 3214 किलोमीटर है। कितनी है बेटा जी? 3214 किलोमीटर है। कितनी होगी बेटा जी? 3214 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जो कि उत्तर से दक्षिण रहेगी। इसके बाद में अगर बात करें अपन बेटा पूर्व से पश्चिम, अर्थात पूर्व से पश्चिम, तो बेटा
2933 किलोमीटर रहेगी। कितनी बेटा? 2933 किलोमीटर रहेगी। 2933 किलोमीटर रहेगी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आगे चर्चा करेंगे क्या? दिख रहा है क्या मार्कर? चलो एक बार अपन दूसरा मार्कर ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये लीजिए 2933 किलोमीटर, है ना? अभी ठीक है ना? 2933 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अपन इनके किनारे भी पढ़ेंगे, अभी तक खूब सारी डाटा पढ़ेंगे। देखिए क्या एक क्लास में सारा कुछ हो नहीं सकता, अपन धीरे धीरे ज्ञान सारा ले लेंगे। और कन्फर्म बोल रहा हूँ बेटा जी, एसएसजीडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब आप ये क्लास लगाओगे। उम्मीद मुझे भी है और आपको भी है, क्योंकि बिना उम्मीद के कुछ काम नहीं हो सकता। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि सफल व्यक्ति का राज उसके पीछे रखी हुई कुछ बातों से है। और आप सफल जब हो जाओगे उसका रीजन कुछ ना कुछ तो कन्फर्म होगा। और आपको चाहिए एक पद। कितनी सीटें चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, और आप पक्का ले सकते हैं क्योंकि आप में वह क्या है? एनर्जी है, और आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं बेटा जी, आगे सुनो ध्यान से। तो आगे क्या अपन बात करेंगे अब कि भारत का, अगर बात करें भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। किसकी बेटा जी? भारत की। लिखिएगा साथियों, भारत की स्थलीय सीमा। ये लीजिए, भारत की क्या है बेटा जी? ये स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? तो बेटा जी इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके बाद में अगर बात करें बेटा इसकी, ये तो थी अपनी क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं भारत की तटीय सीमा। कौन सी सीमा है बेटा जी? तटीय सीमा। और तटीय सीमा जो है भारत की, देखिए हमने पहले स्थलीय सीमा की बात की जो 15,200 किलोमीटर है, और अब हम बात करते हैं तटीय सीमा की, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? 7516 किलोमीटर है। कितनी है बेटा जी? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर है, अर्थात सॉरी आप 15,200 किलोमीटर वो होगी जिसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है, और तटीय सीमा जो है वो 7,511 किलोमीटर है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य तटीय भूमि का भाग जो है, मुख्य तटीय भूमि का भाग जो है, भूमि का भाग वह बेटा कितना है? तो वह है 6100 किलोमीटर। मतलब 6100 किलोमीटर इसका क्या है बेटा? मुख्य भूमि का तटीय भाग है। मुख्य भूमि का क्या है? यह है तटीय भाग है, मुख्य तटीय भूमि का भाग है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कन्फर्म है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा भारत की स्थलीय सीमा। क्या है बेटा? स्थलीय सीमा। परंतु इसी के साथ में अच्छी बात आपको और बताऊं तो एक बार देखिए क्या है कि अभी आपने भारत पढ़ा था, थोड़ा सा आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वो क्या है? देखिए क्या है, हमने भारत पढ़ा है और भारत के अंदर हमने अभी देखा है कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम मिलता है बेटा अरब सागर। देखिए यहाँ पर क्या नाम मिलता है? अरब सागर। और यहाँ पर नाम मिलता है बेटा, ये रहा बाय ऑफ बंगाल। इसी के साथ में यहाँ पर नाम मिलता है बेटा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अभी बेटा जी क्या है, जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, इसका निर्माण किससे होता है बेटा जी? महत्वपूर्ण है। तो इसका निर्माण होता है यहाँ पर बेटा, जो क्षेत्र है, यह जो पूरा पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र किसका हिस्सा माना जाता है? तो यह माना जाता है बेटा जी हिंद महासागर का। यह किसका हिस्सा माना जाता है? हिंद महासागर का। तो आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर से किसका निर्माण होता है बेटा जी? अरब सागर। और किससे होगा? बंगाल की खाड़ी का निर्माण होता है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो आगे देखिएगा, आगे देखना बेटा जी, जो स्थल सीमा है वह किसकी कितनी की लगती है? तो पहले अपन नाम लेते हैं कौन सा स्थान? पाकिस्तान। कौन सा स्थान? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है बहुत ही जबरदस्त देश है, बहुत ही जबरदस्त देश है। इसकी भारत के साथ हमेशा से तू तू मैं होती रहती है। इसकी हमेशा भारत के साथ क्या होती है? तू तू मैं होती रहती है।
और इसकी बेटा सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, अर्थात 3323 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की इसकी सीमा कितनी लगती है, तो इसका नाम मिलता है बेटा जी 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ लगती है। परंतु आपके लिए राजस्थान महत्वपूर्ण है, पूरा पूरा भारत महत्वपूर्ण है। और इस सीमा को क्या कहते हैं बेटा, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं। तो ये तो है अपना पहला देश पाकिस्तान। और दूसरे देश की बात करते हैं तो अभी ऊपर हमने लिखा था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जो है इसकी सीमा कितनी लगती है बेटा जी, तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है बिल्कुल ही नामात्र की, और ये कितनी लगती है 106 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में बेटा चाइना की बात करते हैं, चीन की। तो चीन की बेटा जी 3488 किलोमीटर लगती है, अर्थात 3488 किलोमीटर लगती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं नेपाल की। आगे बात करते हैं नेपाल की, तो बेटा इसकी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर लगती है। यहाँ तक बात समझ में आगे क्या, कितने देश हो गए, 1 नंबर, ये 2 नंबर हुए, ये 3 नंबर हुए, और ये कितने नंबर हुए, 4 नंबर। पाकिस्तान की कितनी लगेगी बेटा जी, 3323 किलोमीटर, अर्थात 3323 किलोमीटर रहेगी। इसके बाद में अफगानिस्तान की बेटा जी 106 किलोमीटर रहेगी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की तो नए मात्र की सीमा है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं चीन की बेटा जी, तो 3488 किलोमीटर। और इसके बाद में आगे बात करते हैं बेटा जी नेपाल की, तो 1751 किलोमीटर किसके साथ रहेगी, नेपाल के साथ रहेगी। और इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं तो बेटा नाम मिलता है भूटान। भूटान 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 किसकी बेटा जी, भूटान की। तो भूटान का जब नाम मिलता है बेटा जी, तो भूटान का नाम मिलते ही बेटा जी याद रखना आपको 700 किलोमीटर के आसपास, अर्थात 699 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी, सीमा रहेगी। समझ गए क्या बेटा जी। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, ये तो हो गया भूटान। इसके बाद में आता है नाम बेटा म्यांमार। म्यांमार, और म्यांमार की बेटा जी सीमा कितनी लगती है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर, यह लगती है बेटा 1633 किलोमीटर म्यांमार की सीमा लगती है। 1633, सॉरी किसी किसी किताबों में 33 नहीं, सॉरी एक किताब में 1633 नहीं 1643 किलोमीटर दे रखा था, तो आप ये भी नोट कर लेना 1643 भी है ना। इसी के साथ में बांग्लादेश की अगर बात करें बेटा जी, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। समझ गए, ये है अपने 7 देशों की सीमा। समझ गए, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बात समझ में आई क्या। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो कुल लंबाई बेटा 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा कितनी है बेटा जी, 7,516 किलोमीटर है। इसी के साथ में बेटा मुख्य तटीय भूमि का भाग कौन सा है, तो 6,100 किलोमीटर है। इसी के साथ में स्थल सीमा, अर्थात भारत की किस देश के साथ सीमा लगती है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। इसी के साथ में अगर बात करें तो बेटा जी इतने देशों में तो लगती है, कन्फर्म है। बांग्लादेश की भी लगती है। तो पाकिस्तान की लगती है वो 3,323 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लगती है। चीन की 3,488 किलोमीटर लगती है। नेपाल की 1,751 किलोमीटर लगती है। और इसी के साथ में भूटान की 699 किलोमीटर लगती है। और म्यांमार की 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश की बेटा जी 4,096 किलोमीटर लगती है सीमा। अभी इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। अभी इसके बाद में क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। भारत का जो देखिए क्या है, उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु में खूब बार कंफ्यूजन रहती है। भारत के उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु पे खूब बार कंफ्यूजन रहती है। परंतु उससे पहले आपको एक डाटा और देता हूं, वो सुनना ध्यान से। मैंने आपको अभी बताया था जो अक्षांश रेखा होती है वह कौन सी होती है, उसकी चर्चा कर रहा था। तो अक्षांश रेखा के बारे में फिर से ध्यान से सुने, ताकि आपको अक्षांश और देशांतर में कभी भी कंफ्यूजन न हो। कैसे होगा बताता हूं आपको मैं। एक बार अपन अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत न आए। अभी देखिए क्या हुआ बेटा जी, जो अक्षांश जो है अपना, अक्षांश रेखा ऐसी रहेगी, अक्षांश रेखा ऐसी रहेगी, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से देखिए हमने पढ़ा था अभी ग्लोब, हमने ये ग्लोब रहा, और ये ग्लोब जो है यह भूमध्य रेखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वापस बता रहा हूं ताकि आपको समस्या न हो। भूमध्य रेखा से ये है बेटा उत्तरी गोलार्ध,
कौन सा गोलार्ध है बेटा जी? उत्तरी गोलार्ध। और ये है बेटा जी दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने वाली या भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, या आप कह सकते हैं भूमध्य रेखा से खींची गई उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध की ओर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बेटा जी? अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके बाद दक्षिणी भी ये देशांतर भी यही रहेगा। अगर देशांतर का नाम मिलता है, ये भी बेटा जी देशांतर का भी यही रहेगा कि ये होगी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा होगी? ये देशांतर रेखा होगी। अभी देशांतर रेखा की अच्छी बात क्या है वो सुनना ध्यान से। देशांतर रेखा जो है सुनने में भी नाम अच्छा लगता है। देशांतर का काम है बेटा जी समय का ज्ञात करना। किसका ज्ञान कराना? समय का ज्ञात करना। कि मतलब यह टाइम को निर्धारित करती है। यह 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगाएगी? तो 4 मिनट लगाएगी। कितनी मिनट लगाएगी बेटा जी? 4 मिनट लगाएगी। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा की ओर जाने या देशांतर रेखा को पार करने पर खींची गई काल्पनिक या समानांतर रेखाएं क्या कहलाती है बेटा जी? तो यह कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। हमेशा अक्षांश रेखा जो रहेगी वो लेटी हुई रहेगी। यह हमेशा हमें क्या तय करवाएगी बेटा जी? यह हमेशा क्या तय करवाएगी? यह हमेशा हमें दूरी तय करवाएगी। क्या तय करवाएगी? दूरी तय करवाएगी। और इसी के साथ में आगे चर्चा करें तो अगर आपको पूछे कि ये है आपका गोलार्ध और इसमें खींची गई खड़ी रेखाएं जो कि किस दिशा में हो? 2 दिशाएं तो रहेगी, कन्फर्म है ना? अभी देखिए क्या है। अभी देखिए क्या है बेटा जी। यह भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। और ये हो गई आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। परंतु ये कन्फर्म है बेटा, ये दो गोलार्धों में विभाजित हुआ है। यह कहलाता है बेटा पूर्वी गोलार्ध और ये कहलाता है बेटा जी पश्चिमी गोलार्ध। जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे अपन इधर की ओर चलते हैं, पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर जाते हैं, तो इसमें 2 टाइम याद रखने होंगे। एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगेगी, कितना समय लगेगा? तो एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। परंतु ये भी आपको एक अच्छी बात बताता हूं, वो क्या है? देखिए जिस तरह ये क्या है, ये आपका विश्व का मैप है, वर्ल्ड का मैप है। इसके अंदर अगर आपको देखें तो एक बेटा डिग्री मिलती है जिसका नाम मिलता है मानक समय रेखा, जिसे बोलते हैं 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। इस मानक समय रेखा का काम क्या है? मानक समय रेखा अर्थात समय का मतलब है ये टाइम की जानकारी देती है। परंतु अच्छी आपको ये भी बात बताऊं कि देशांतर रेखा कभी भी सीधी रेखा नहीं होती है, ये बिल्कुल ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो टाइम हमेशा ऊपर नीचे रहता है, सीक्वेंस चलती रहती है। देखिए 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री से अगर अपन जाते हैं पूर्व की ओर, किधर जाते हैं? पूर्व की ओर जाते हैं, तो समय क्या होगा बेटा जी? बढ़ेगा। समय क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर अपन जाते हैं बेटा पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या होगा बेटा जी? घटेगा। कितना होगा? घटेगा। जिस तरह यहां पर बजे हुए बेटा जी 12, क्या बजे हुए? 12 बजे हुए। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगी। अगर आपको पूछे
कि क्वेश्चन भी बना देता हूं अभी जस्ट में, देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा फिर फटाफट अभी बता देता हूं आपको कि जिस तरह 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो बताओ 84.5 डिग्री पर कितना समय होगा। तो समय देखिए आप 12:02 है, 11:54 से 12:08 और 11:56। फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या होगा। 12:02, दूसरा ऑप्शन 11:54, तीसरा ऑप्शन 12:08 या 11:56। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं और यह समय जा रहा है 84.5 डिग्री पर, तो वहां पर क्या समय होगा। तो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा पूर्व की ओर समय क्या होगा, बढ़ेगा। पूर्व की ओर समय क्या होगा, बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर क्या होगा, घटेगा। और यह हमें किससे ज्ञात होता है, तो यह ज्ञात होता है हमें मानक समय रेखा से, मानक समय रेखा से। अभी अगर आपको कोई पूछे समय का अंतराल तो आप बता सकते हैं। मानक समय रेखा काम क्या कर रही है बेटा जी, तो कन्फर्म आपको ये देखना है, कभी भी आपको अक्षांश बोलता है तो अक्षांश का काम होता है बेटा दूरी ज्ञात करना। अक्षांश का काम क्या होता है, दूरी ज्ञात करना। तो मतलब अक्षांश का नाम मिलता है तो दूरी ज्ञात करनी है आपको, कभी भी समय का नाम मत लेना। और देशांतर का काम होता है बेटा जी समय का, देशांतर का काम क्या होगा बेटा जी, समय ज्ञात करना। तो यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, कि अगर आपको पूछे कि 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 84.5 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो बेटा 12:08 हो जाएंगे। और इसी तरह अगला क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह मैंने यहां पर दे दिया कि 80.5 डिग्री पर कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, तो 82.5 डिग्री पर क्या टाइम हो रहा होगा, तो 82.5 डिग्री पर क्या टाइम होगा, तो आप बता सकते हैं कितने बजे होंगे, पूरे पूरे 12 बजे होंगे। क्या बजे होंगे, 12 बजे होंगे। 12 कैसे बजे होंगे, कन्फर्म है, कितना टाइम होगा फिर, 12:08 होंगे। बिल्कुल ये भी राइट हो गया। और अगर आपको बोलता है कि 82.5 डिग्री पर कितने बजे हो, 82.5 डिग्री पर 12 बजे हो, 82.5 डिग्री पर 12 बजे हो, और 80.5 डिग्री पर क्या टाइम होगा, 80.5 डिग्री पर क्या टाइम होगा, तो आप बता देंगे कितना होगा टाइम। तो कितना होगा, 4 और 4 8 माइनस कीजिएगा, और यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 11:52, है ना। तो 11:52 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल इजी है। तो आज का देशांतर और मानक समय आपको समझ में आ गया होगा। और कल से अगर आपको कोई ये बात पूछे, परंतु ये कंफर्म है अगर टाइम निकालने का पूछेगा तो आपको अगर 2 देशांतर का पता है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 82.5 डिग्री तो अपना मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री हमें 12 बजे का अनुमान लगाना है, अर्थात इसके अगर अपन पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि पूर्व की ओर जा रहे हैं तो मतलब समय बढ़ रहा है, और अगर अपन पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घट रहा है। तो आज का हमने जो पढ़ा वो पहले रिवाइज कर लेते हैं, सारा का सारा टोटल डाटा, ताकि आपको समस्या न हो और आपको ये लगे कि हाँ आज फायदा हुआ है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सामान्य परिचय और पड़ोसी देश पढ़ेंगे, वो भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद में आगे अपन भौतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा मैप के बारे में बताया, भूगोल के बारे में बताया था, सिलेबस के बारे में। इसके बाद में हमने चर्चा की थी भारत की स्थिति और विस्तार की। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है, उसकी अपन ट्रिक लेकर आएंगे, और कल मैं आपको पूरी डाटा लिखवाऊंगा कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य आते हैं। और इसी के साथ में अगर बात करूं मैं तो मानक समय रेखा पर कौन कौन से राज्य आते हैं राजस्थान भारत के, वो भी चर्चा करूंगा। इसके बाद में आगे बात करें तो आगे सुनना बेटा, मैंने बताया था कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है, उत्तरी अक्षांश तक है, परंतु 6 नहीं है, यहाँ पर 8 लिखना था, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आगे चर्चा करते हैं। तो आगे देखिएगा, हमने पढ़ा था भारत का भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या था, पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना, जिसका अपन पूरा नाम लेते हैं तो क्या मिलता है, स्टडी ऑफ अर्थ।
जिसे हम फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं, अर्थात भूगोल के पिताजी या बापूजी या पापाश्री कहते हैं, उनका नाम मिलता है एरोटोस्थनीज नाम मिलता है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो आगे हमने पढ़ा था तो क्या था, अक्षांश रेखा थी। अभी हमने जिनकी चर्चा करती है वही है। पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध पढ़ा था, दक्षिणी गोलार्ध पढ़ा था। इसके बाद में हमने बात की थी कि अक्षांश जो होती है वो दूरी ज्ञात करती है, बिल्कुल सही है। कटिबंध जोन क्या होता है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध जोन कहलाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा है वो क्या था कि भारत जो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कितने डिग्री पर, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर पूर्वी गोलार्ध की अगर चर्चा करते हैं, पूर्वी गोलार्ध को हमने देखा था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और इसका क्षेत्रफल मिलता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि अगर न्यू डाटा देखा जाए तो 32,87,469 किलोमीटर। इसके बाद में आगे चर्चा की थी हमने कि विश्व का जो क्षेत्रफल है इसके अनुसार भारत को देखा जाए तो भारत का स्थान मिलता है 7वां, रैंक मिलती है 7वीं, जबकि पहला स्थान मिलता है रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा चीन का, चौथा अमेरिका का, 5वां ब्राजील का और छठा ऑस्ट्रेलिया का और 7वां भारत का स्थान मिलता है क्षेत्रफल के अनुसार। जबकि जनसंख्या के अनुसार तो अपन भारत अब तो टॉप में आ गया है, उसका रीजन भी पढ़ेंगे। इसके बाद में विश्व में क्षेत्रफल अगर देखा जाए भारत का तो 2.42% है। इसके बाद में भारत के जनसंख्या का अनुमान मैंने बताया था 18% या 17.5% भी मिलता है। इसके बाद में आगे चर्चा की थी वो क्या की थी, हमने भारत के राज्य पढ़े थे, केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे और इनके साथ लगने वाले देशों की सीमा पढ़ी थी। तो भारत जो थे इसके साथ राज्य जो है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश भी 8 हैं। 8 कौन कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, है ना, ये खूब सारे हमने पढ़े, दादर नागर और दमन द्वीप ये पढ़े थे कुछ हमने। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। आगे नाम मिलता है बेटा भारत की स्थलीय सीमा, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके साथ में तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इसके बाद में मुख्य तटीय भूमि का भाग 6100 किलोमीटर है। इसके बाद में बेटा स्थल सीमा हमने बात की थी पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, चीन की, नेपाल की, भूटान की, म्यांमार की, बांग्लादेश की, तो उसकी हमने चर्चा की थी। जिस तरह पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 14 से लेकर 17 अगस्त के मध्य रेड क्लिफ मौर्य द्वारा किया गया। इसके बाद में अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, चीन का 3,488 किलोमीटर, नेपाल का 1,751 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर, म्यांमार का 1,643 किलोमीटर और बांग्लादेश का 4,096 किलोमीटर। इसके बाद में आगे चर्चा की थी हमने वो क्या था, अक्षांश जो था वो भूमध्य रेखा से खींची गई काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की ओर क्या आती है, कोणात्मक दूरी तय करती है, वह क्या कहलाती है बेटा, अक्षांश रेखा। और देशांतर का काम होता है समय ज्ञात करना, है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा था एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेंगे। इसके बाद में हमने आगे चर्चा की थी वो क्या की थी बेटा जी, तो वो सुनिएगा ध्यान से। एक देशांतर को पार करने में कितनी मिनट लगेगी, 4 मिनट लगेगी। भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा या आप ये कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने वाली विषुवत कोणात्मक दूरियां जो तय करते हैं उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा जो रहेगी वह अपने रहेगी, क्या रहेगी, लगभग कितनी रहेगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं बेटा जी, तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जिसका नाम दिया गया है। मानक समय रेखा का अगर भारत में केंद्र बिंदु माना जाता है तो नैनी नामक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश के ईटानगर में, है ना, इलाहाबाद में, सॉरी। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं तो वो भी सुन लेना। देखिए क्या आता है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। और इसके बाद में हमने आगे चर्चा की थी, क्वेश्चन भी पढ़े थे और क्वेश्चन क्या बनाए थे हमने, वो क्या थे, 82.5 डिग्री पर 12:30 बजे, तो बताओ 80.5 डिग्री पर कितने बजे होंगे, तो 11 बजकर कन्फर्म है। कितनी मिनट होगी, 52 मिनट होगी। ये आपका राइट था, 52 होगी क्या, पहले ये बताओ, कन्फर्म है ना 52 होगी। इसके बाद में आगे बात करते हैं, अक्षांश जो थी वो दूरी तय करती है और देशांतर जो होता है वो समय ज्ञात करता है। मानक समय रेखा के पूर्वी ओर जाने पर तो समय बढ़ेगा और अगर पश्चिमी ओर जाने पर घटेगा। ये हमने आज पढ़ा। कैसे लगी साथियों आपको क्लास, थैंक यू सो मच। जितने भी साथी हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले और भी अच्छी हम बातें पढ़ें और भगवान आप पर कृपा वैसे ही बरसा रहा है और आपका कन्फर्म जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच साथियों, मैं मनीष राणा, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय, सत श्री अकाल, आदाब।